छात्रों, मॉन्टेस्क्यू के बाद में जो रूसो नामक विद्वान थे, रूसो नामक विद्वान ने संविधा नामक पुस्तक लिखी। संविधा, कौन सी पुस्तक छात्रों? संविधा। मोस्ट इंपोर्टेंट है छात्रों, ये आपके न्यू टाइप में भी पूछी जाती है कि संविधा नामक पुस्तक किसने लिखी तथा संविधा पुस्तक में किस चीज का वर्णन मिलता है। तो रूसो नामक जो विद्वान थे, रूसो नामक विद्वान ने संविधा नामक पुस्तक लिखी और इस पुस्तक में रूसो नामक विद्वान ने कहा मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है था, किंतु वह मनुष्य, रूसो क्या कह रहे छात्रों? मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ था, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ था, परंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है, किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है, बंधनों में जकड़ा हुआ है। छात्रों, रूसो नामक विद्वान अपने ग्रंथ संविधा में बताता है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, लेकिन वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ, अर्थात पैदा तो वो स्वतंत्र होता है, लेकिन पृथ्वी पर आते ही अर्थात जन्म लेते ही उसे कई प्रकार के बंधन जकड़ लेते हैं। इसका कहने का तात्पर्य ये था कि जो फ्रांसीसी क्रांति हो रही थी उस समय जो शिशु जन्म ले रहे थे, अर्थात जिस शिशु ने जन्म लिया, इससे तात्पर्य निकाला जा सकता है कि जो फ्रांस की क्रांति हो रही है, फ्रांस की क्रांति के दौरान जिस शिशु का जन्म हुआ है उसके जन्म लेते ही उस पर कई प्रकार के कर स्वतः ही थोप दिए गए हैं। जन्म लेते ही उस पर कई प्रकार के जो बंधन आ चुके हैं, अर्थात पादरियों का बंधन आ चुका है, उस पर राजा का बंधन आ चुका है, सामंतों का बंधन आ चुका है, कई प्रकार के उस पर टैक्स लग चुके हैं। तो इस प्रकार से छात्रों इसने क्या कहा कि संविधा नामक जो पुस्तक थी इसमें इन्होंने लिखा कि मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र हुआ है, परंतु वह सर्वत्र बंधनों से जकड़ा हुआ है। छात्रों, रूसो नामक जो विद्वान था, रूसो नामक विद्वान से फ्रांस के शासक नेपोलियन बोनापार्ट, फ्रांस की क्रांति के बाद में जो शासक बनते हैं, जो फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट है, नेपोलियन बोनापार्ट अत्यंत ही प्रभावित थे और नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा कि यदि रूसो पैदा नहीं हुआ होता तो फ्रांस की क्रांति नहीं होती। नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या कहा छात्रों? नेपोलियन क्या कह रहे हैं छात्रों? नेपोलियन कि यदि रूसो पैदा नहीं होता तो फ्रांस की क्रांति नहीं होती। यदि रूसो नाम का विद्वान, रूसो पैदा नहीं होता तो फ्रांस की क्रांति नहीं होती, फ्रांस की क्रांति नहीं होती। ये कौन कह रहा है? ये फ्रांस के शासक, फ्रांस की क्रांति के बाद में जो शासक बनते हैं नेपोलियन बोनापार्ट, वो बताते हैं कि यदि रूसो पैदा नहीं होता तो फ्रांस की क्रांति नहीं होती। तो इस प्रकार से छात्रों रूसो, वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, टेलेनक्यूई तथा दिदरो, पेरीबेली, आर्लो बेयर, आर्लो बेयर, पेरीबेले या बेले कीजिए छात्रों, नामक जो विद्वान हुए, इन्होंने फ्रांस की जनता में जो निराश हो चुकी थी फ्रांसीसी जनता, उनमें एक आशा की किरण फूंकी और इन्होंने अपनी स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के लिए लड़ने के लिए कहा। इन्होंने अपने भाषणों द्वारा, अपने विचारों द्वारा, अपनी कहानियों द्वारा, अपने लेखों द्वारा, अपने ग्रंथों द्वारा फ्रांस की जनता में क्रांति की आग भड़कानी प्रारंभ की। छात्रों, तो ये जो थे टेलेनक्यूई, मॉन्टेस्क्यू, वाल्टेयर, रूसो, दिदरो, पेरीबेले, आर्लो बेयर, इस प्रकार के जो विद्वान थे, इन विद्वानों ने 18वीं शताब्दी में जो बौद्धिक जागरण फैलाया फ्रांस में, उस बौद्धिक जागरण के कारण, उस बौद्धिक चेतना के कारण फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में प्रारंभ हुई। तो छात्रों, इस प्रकार से बौद्धिक कारणों के माध्यम से भी जो फ्रांस की क्रांति प्रारंभ हुई। छात्रों, अगला जो हमारा कारण है वो है
अमेरिकी क्रांति का प्रभाव, अमेरिकी क्रांति का प्रभाव, अमेरिकी क्रांति का प्रभाव। छात्रों, वैसे जो फ्रांस की क्रांति है, फ्रांस की क्रांति एक विश्वव्यापी क्रांति है और इस क्रांति का विश्व के अनेक देशों पर तथा अनेक देशों में होने वाली क्रांतियों पर असर पड़ा, परंतु जो ये फ्रांस की क्रांति है, इस क्रांति पर अमेरिका की क्रांति का प्रभाव पड़ा। छात्रों, फ्रांस की जो क्रांति है, फ्रांस की क्रांति से पहले अमेरिका की जो क्रांति हो चुकी थी, तो अमेरिकी जो क्रांति हुई छात्रों, तो अमेरिकी क्रांति के कारण फ्रांस की क्रांति पर भी प्रभाव पड़ा। तो छात्रों, अमेरिका की क्रांति जब हुई तो उस समय छात्रों फ्रांस की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं थी, परंतु फिर भी अमेरिकी क्रांति में फ्रांस की सेना ने अमेरिका का साथ दिया और अमेरिका ने जिस प्रकार से अंग्रेजों से मुक्ति प्राप्त की, जिस प्रकार से इंग्लैंड के उपनिवेश, वहाँ 13 उपनिवेश अमेरिका में स्थित थे, उन 13 उपनिवेशों को स्वतंत्र कराया तथा अंग्रेजों को अमेरिका से बाहर खदेड़ दिया। तो इस बात को फ्रांस के सैनिकों ने, जिन्होंने अमेरिकी क्रांति में अमेरिका का साथ दिया था, उन फ्रांस के सैनिकों ने फ्रांस आकर फ्रांस की जनता को बताया तथा जिस प्रकार से अमेरिकी लोगों में स्वतंत्रता की भावना व्याप्त थी और इसी स्वतंत्रता की भावना के कारण उन्होंने अमेरिका को स्वतंत्र कराया, वही चीज आकर फ्रांस के सैनिकों ने फ्रांस की जनता को बताया और फ्रांस की जनता में भी स्वतंत्रता की भावना जागृत की और एक क्रांति की चिंगारी भड़का दी। तो इस प्रकार से छात्रों, जो अमेरिकी क्रांति का प्रभाव भी किस पे पड़ा? फ्रांस की क्रांति पर पड़ा। तो छात्रों, इस प्रकार से जो फ्रांस की क्रांति पर अमेरिकी प्रभाव भी पड़ा। इसके अतिरिक्त छात्रों, धार्मिक कारण फ्रांस की क्रांति में छात्रों धार्मिक कारण का बड़ा महत्व इस में कि फ्रांस में कैथोलिक धर्म, जो ईसाई धर्म व्याप्त है, फ्रांस में किस धर्म को मानने वाले लोग? ईसाइयों में सर्वाधिक जो किस संप्रदाय के हैं? कैथोलिक संप्रदाय के लोग हैं छात्रों। और कैथोलिक जो संप्रदाय के सर्वाधिक ये लोग हैं, इनसे छात्रों टाइथ नाम का कर, टाइथ कौन सा कर छात्रों? टाइथ कर, न्यूटाइप में पूछा जाता है छात्रों आपके, टाइट कर ये वसूला जाता है छात्रों। ये एक धार्मिक कर था छात्रों, धार्मिक कर है और ये कर मन अपनी इच्छा से धर्म के नाम पर दिया जाता था, परंतु जो पोप तथा धर्माधिकारी थे, चर्च के अधिकारी हैं, पादरी वर्ग के लोग हैं, इन्होंने जबरन ही लोगों से वसूलना शुरू कर दिया और ये कर एकत्र कर लेते थे और बाद में ये चर्च में भोग विलास करते थे। चर्च मनोरंजन के केंद्र बन चुके थे, भोग विलास के केंद्र बन चुके थे चर्च तथा चर्च के जो धर्माधिकारी थे धर्म की व्याख्या करना भूल चुके थे और मनमाने कर थोपने लगे तथा जो निम्न वर्ग के लोग थे, निम्न वर्ग के लोगों को ये प्रताड़ित करने लगे। फ्रांस की क्रांति के समय 1,40,000 धर्म प्रचारक, कितने छात्रों? 1,40,000 धर्म प्रचारक 1,40,000 धर्म प्रचारक फ्रांस में मौजूद थे और ये जो विभिन्न प्रकार के कर वसूलते थे तथा प्रजा पर अत्याचार करते थे छात्रों। इसीलिए क्या हुआ कि धार्मिक अत्याचार से प्रताड़ित होकर फ्रांस की जनता ने 1789 ईस्वी में क्रांति प्रारंभ कर दी। इसके अतिरिक्त छात्रों, जो एक पॉइंट और इसका जो है वो है मध्यम वर्ग का योगदान। फ्रांस की क्रांति है, फ्रांस की क्रांति में मध्यम वर्ग का भारी योगदान रहा छात्रों। मध्यम वर्ग का योगदान इस मध्यम वर्ग में डॉक्टर मतलब चिकित्सक, वकील, शिक्षक, दार्शनिक, वैज्ञानिक, इंजीनियर जैसे लोग इसमें आते थे छात्रों।
डॉक्टर, वकील, चिकित्सक, दार्शनिक, वैज्ञानिक, इंजीनियर, ये लोग भी इनकी स्थिति निम्न वर्ग से थोड़ी ठीक थी, परंतु ये भी निम्न वर्ग की तरह ही प्रताड़ित थे और इन्हें भी जो कर देना पड़ता था। तो इन लोगों ने भी फ्रांस की 1789 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा फ्रांस की क्रांति में बढ़ चढ़कर इन्होंने हिस्सा लिया। तो छात्रों, इस प्रकार से जो फ्रांस की क्रांति राजनीतिक कारणों से, सामाजिक कारणों से, धार्मिक कारणों से, आर्थिक कारणों से, बौद्धिक कारणों से तथा अमेरिकी क्रांति के प्रभाव से, मध्यम वर्ग के योगदान से प्रारंभ हुई। 1789 ईस्वी में यह क्रांति प्रारंभ हुई। यह एक विश्वव्यापी क्रांति थी छात्रों। कौन सी क्रांति छात्रों? विश्वव्यापी क्रांति थी ये। और इस जो क्रांति का संपूर्ण विश्व पर व्यापक प्रभाव पड़ा और फ्रांस की क्रांति के कारण इंग्लैंड, भारत, रूस, चीन, यहाँ पर भी क्रांति प्रारंभ हुई। तो छात्रों, क्रांति की प्रमुख घटनाएं, जब 1789 में विद्रोह भड़कने लगा तब लुई 16वां, फ्रांस का शासक कौन था छात्रों? लुई 16वां, क्रांति के समय शासक है लुई 16वां। लुई 16वें ने क्या किया? स्टेटस जनरल की बैठक बुलाई 5 मई 1789 ईस्वी में छात्रों लुई 16वें द्वारा स्टेटस जनरल की बैठक बुलाई गई। जिस प्रकार से अपने संसद होती भारतवर्ष में, उसी प्रकार क्रांति के समय जब फ्रांस की क्रांति हुई थी उस समय स्टेटस जनरल वहां पर मौजूद था। लेकिन 175 साल हो चुके थे, कई फ्रांस के शासक आ चुके थे और कई मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे, परंतु 175 साल तक, मतलब 5 मई 1789 से पहले 175 साल हो गए जब तक किसी भी प्रकार की इस स्टेटस जनरल, जो फ्रांस की संसद एक तरीके से, इस स्टेटस जनरल की किसी भी प्रकार से कोई बैठक नहीं बुलाई गई। अर्थात 175 साल से फ्रांस की जनता अंधकारमय युग में जी रही थी। फ्रांस की जनता के लिए किसी प्रकार के कोई नियम नहीं बनाए गए थे। तो स्टेटस जनरल की बैठक कब बुलाई गई? 5 मई 1789 ईस्वी को, 175 साल बाद। छात्रों, ये स्टेटस जनरल है। स्टेटस जनरल में जो कितने सदन थे? 3 सदन। स्टेटस जनरल में सदन थे 3 सदन। प्रथम सदन या प्रथम स्टेट, इन सदनों को स्टेट कहा जाता था। प्रथम स्टेट था छात्रों। प्रथम स्टेट में कौन था? पादरी, जो धर्म के अधिकारी थे, पादरी वर्ग के लोग, ये प्रथम स्टेट में होते थे। द्वितीय स्टेट, कौन सा स्टेट? द्वितीय सदन या द्वितीय स्टेट। द्वितीय स्टेट में कौन होता था छात्रों? सामंत वर्ग के लोग, कुलीन वर्ग। सामंत, कुलीन मतलब जो राज परिवार से संबंधित है वो, उन्हें कुलीन वर्ग भी कहा जाता है। इस सेकंड स्टेट में कुलीन वर्ग थे। और जो तृतीय स्टेट था छात्रों, तृतीय स्टेट, इस स्टेट में छात्रों, तृतीय स्टेट में निम्न वर्ग के लोग, कौन से? निम्न वर्ग। इसमें मध्यम वर्ग भी आ गया छात्रों। निम्न, मजदूर, किसान, शिक्षक, इंजीनियर, वैज्ञानिक, डॉक्टर, शिक्षक, ये सभी निम्न वर्ग में आते थे, मतलब तृतीय स्टेट में आते थे। तो इस प्रकार से छात्रों जो स्टेटस जनरल था, स्टेटस जनरल की बैठक 5 मई 1789 को 175 साल बाद बुलाई गई। और स्टेटस जनरल में 3 स्टेट हुआ करते थे, मतलब प्रथम सदन, द्वितीय और तृतीय सदन। प्रथम सदन में पादरी तथा द्वितीय में सामंत होते थे। पादरी वर्ग तथा सामंत वर्ग से किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। पादरी वर्ग तथा सामंत वर्ग के लोग थे, यही वोटिंग करते थे। ये दोनों वोटिंग करते थे और ये वोटिंग जब करते थे तो इनके वोट कम आते थे। क्यों? क्योंकि 300 सीट इसमें थी और 300 सीट इसमें थी और 300 इसमें, 300 जो 900 की सीट थी। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, ये दोनों
जो एक तरफा वोटिंग करते थे, जिसके कारण इनकी जो मांगे होती थी वो दब जाती थी और किसी प्रकार का कोई इनके योग्य निम्न वर्ग के चाहने पर किसी प्रकार का कोई कानून का निर्माण नहीं होता था। तो छात्रों, जो क्रांति जब भड़कने लगी, जब लोग उग्र हो गए, तब फ्रांस के शासक जो थे लुई सोल्वे ने क्या किया छात्रों कि स्टेटस जनरल की बैठक बुलाई 175 साल बाद में। और उसके बाद में छात्रों स्टेटस जनरल की बैठक बुलाने के बाद में चुनाव कराने का निर्णय किया। इसका निर्णय छात्रों चुनाव का निर्णय लिया गया कि अब हम चुनाव कराएंगे। कितने साल बाद में? 175 साल बाद में। तो चुनाव कराने का यहाँ पर निर्णय लिया गया छात्रों। इसके बाद में जो 5 मई 1789 को वर्साय अधिवेशन का उद्घाटन हुआ। वर्साय अधिवेशन का उद्घाटन हुआ तथा आर्थिक स्थिति पर चर्चा की गई और चर्चा के लिए ब्रिया वित्त मंत्री फ्रांस का वित्त मंत्री किसे बनाया गया? ब्रिया नाम, ये व्यक्ति का नाम है ब्रिया। और अन्य जो अर्थशास्त्री था नेकर, ये अर्थशास्त्री था। अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए इसे भी नियुक्त किया था। अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए नेकर नाम के व्यक्ति को नियुक्त किया गया था। तो छात्रों, पांच मई 1789 ईस्वी को स्टेटस जनरल की बैठक बुलाई गई वर्साई के महलों में। जो वर्साई के महल है पेरिस से, फ्रांस की राजधानी पेरिस से कुछ दूरी पर स्थित है। यहाँ पर एक बैठक बुलाई गई जिसमें जो स्टेटस जनरल थे फ्रांस के राजा ने देखा कि क्रांति उग्र हो चुकी है, लोग भड़क चुके हैं, कुछ अर्थव्यवस्था में सुधार करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने क्या किया कि ये बैठक बुला ली और इस बैठक में चुनाव कराने का निर्णय लिया कि प्रथम जो स्टेट है, द्वितीय स्टेट है, तृतीय स्टेट, तीनों स्टेटों के चुनाव कराए जाए इसमें। और वर्साई का उद्घाटन, वर्साई अधिवेशन का अर्थात जो अधिवेशन प्रारंभ होता है, इस अधिवेशन का उद्घाटन कहाँ होता है? 5 मई 1789 को वर्साई के महलों में होता है। और आर्थिक स्थिति पर जो सुधार करने की बात कही जाती है, ये आर्थिक स्थिति में सुधार करने की बात कही जाती है। और यहाँ पर आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए वित्त मंत्री ब्रिया तथा उनके एक सहयोगी नेकर, इनको यहाँ पर नियुक्त किया जाता है। वित्त मंत्री ब्रिया तथा नेकर एक समान कर के बारे में कहते हैं, अर्थात पादरी और सामंत वर्ग कोई कर नहीं देते हैं तथा निम्न वर्ग के लोग ही कर देते हैं। इसलिए पादरी सामंतों से भी कर वसूला जाए, अर्थात जो फ्रांस में एक समान कर की व्यवस्था कर दी जाए। तीनों ही वर्ग, जो प्रथम स्टेट, द्वितीय व तृतीय जो स्टेट है, अर्थात सभी लोग कर देंगे और एक समान कर देंगे, इस प्रकार की कोई व्यवस्था की जाए। जब इस प्रकार की व्यवस्था होती है तो उस समय क्या है कि 17 जून 1789 ईस्वी को 17 जून 1789 ईस्वी को जो तृतीय स्टेट है, कौन सा? निम्न वर्ग। तृतीय स्टेट कौन सा छात्रों कहलाता है? निम्न वर्ग स्टेट। जो निम्न वर्ग तृतीय स्टेट है, ये अपने आप को असेंबली घोषित कर देता है, नेशनल असेंबली, अर्थात इसने कह दिया है नेशनल असेंबली घोषित कर दी इसने। और सम्राट ने भी क्या है कि मान्यता प्रदान कर दी, नेशनल असेंबली। 17 जून 1789 ईस्वी को तृतीय स्टेट जो निम्न वर्ग हैं, ये क्या करता है? निम्न और मध्यम दोनों आते हैं छात्रों इसमें। ये नेशनल असेंबली घोषित कर देता है और सम्राट इस पर साइन कर देता है, सम्राट इस पर हस्ताक्षर कर देता है। और 20 जून 1789 ईस्वी को टेनिस कोर्ट में एक बैठक होती है,
कोर्ट की बैठक। कई बार टाइप में पूछा गया छात्रों, टेनिस कोर्ट की बैठक कहाँ और कब हुई? तो 20 जून 1789 ईस्वी को वर्साई में, जो वर्साई के महल है, वर्साई के महल के दरवाजे इनके लिए बंद कर दिए जाते हैं। किसके? तृतीय स्टेट के लिए बंद कर दिए जाते हैं, उन्हें घुसने नहीं दिया जाता है। तब ये क्या करते हैं कि 20 जून 1789 ईस्वी को टेनिस कोर्ट के अंदर ये बैठक करते हैं। और छात्रों 11 जुलाई 1789 ईस्वी को, कब? 11 जुलाई 1789 ईस्वी को नेकर जो वित्त मंत्री के पद पर हैं, ब्रिया के बाद में, नेकर को पद से हटाना, नेकर जो कि इस पक्ष में है एक समान कर किए जाएं तथा अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसको पद से हटा दिया जाता है। तथा इसको जब पद से हटा दिया जाता है तो 12 जुलाई 1789 ईस्वी को, छात्रों कब? 12 जुलाई 1789 ईस्वी को, 12 जुलाई 1789 ईस्वी को केमिली डिमोला 12 जुलाई 1789 ईस्वी को केमिली डिमोला नाम का एक वकील है, यह एक उग्र भाषण देता है और लोगों को क्रांति के लिए प्रेरित करता है और लोग भड़क जाते हैं, पेरिस की पब्लिक है जो भड़क जाती है और क्रांति प्रारंभ कर देती है। तो छात्रों इसमें क्या था कि सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक कारणों तथा बौद्धिक कारणों के चलते, अमेरिकी क्रांति के प्रभाव के कारण, मध्यम वर्ग के योगदान के कारण 1789 की ये क्रांति प्रारंभ होती है। और इस क्रांति की प्रमुख घटनाएं क्या थी? प्रमुख घटनाएं थी कि 175 साल से जो स्टेटस जनरल था, अर्थात फ्रांस की उस समय की जो संसद थी, जैसे हमारी संसद होती है वैसी फ्रांस में भी संसद थी, स्टेटस जनरल। तो स्टेटस जनरल में जो किसी की 175 साल से किसी भी प्रकार की कोई बैठक नहीं बुलाई गई थी, तो लुई सोल्वे ने क्या किया कि 5 मई 1789 ईस्वी को स्टेटस जनरल की बैठक बुलाई और वर्साई के जो महल थे, वर्साई के महलों में जो प्रथम अधिवेशन, इसका अधिवेशन प्रारंभ हुआ और इस अधिवेशन में चुनाव कराने की बात कही गई तथा अर्थव्यवस्था में सुधार का प्रयास किया गया। इसके अतिरिक्त जो लुई सोल्वे ने ब्रिया नाम का वित्त मंत्री नियुक्त किया तथा ब्रिया का सहयोग देने के लिए नेकर नाम का जो अर्थशास्त्री भी नियुक्त किया। कालांतर में जो नेकर है, नेकर तथा ब्रिया ने कहा कि एक समाजों ने फ्रांस में एक समान जो कर व्यवस्था लागू कर दी जाए, तो एक समान कर व्यवस्था लागू करने के पक्ष में थे। और छात्रों इन्होंने जो एक समान कर व्यवस्था लागू करने के लिए कहा और 17 जून 1789 ईस्वी को जो तृतीय स्टेट है, अर्थात जो निम्न वर्ग के लोगों के सदस्य हैं, इस तृतीय स्टेट ने क्या किया? नेशनल असेंबली की घोषणा कर दी, नेशनल असेंबली की घोषणा कर दी तथा सम्राट ने, जो फ्रांस के सम्राट है लुई सोल्वे, उन्होंने भी इस पे जो अपनी रजामंदी दे दी। 20 जून 1789 ईस्वी को टेनिस कोर्ट के अंदर एक बैठक की गई और 20 जून 1789 ईस्वी को टेनिस कोर्ट में एक बैठक की गई तथा आगे की रणनीति इसमें बनाई गई। इसी समय जो 11 जुलाई 1789 ईस्वी को, 11 जुलाई 1789 ईस्वी को नेकर नाम का जो वित्त मंत्री था, अर्थात ब्रिया के बाद में वित्त मंत्री बना कौन? नेकर। नेकर नाम का जो अर्थशास्त्री था, वित्त मंत्री है, तो इसे पद से हटा दिया गया, पब्लिक भड़क गई। 12 जुलाई 1789 ईस्वी को, छात्रों कब? 12 जुलाई 1789 ईस्वी को केमिली डिमोला नाम का एक वकील है, इसने उग्र भाषण दिया, एक भड़काऊ भाषण दिया, जिससे फ्रांस की जो जनता है वो भड़क गई और 12 जुलाई 1789 ईस्वी को सरकारी शस्त्रागार लूट लिए, सरकारी जो ऑफिस थे, कार्यालय थे, उन पर कब्जा कर लिया। तो इस प्रकार से छात्रों ये जो क्रांति ने विकराल रूप ले लिया और बास्तिल दुर्ग 14 जुलाई 1789 ईस्वी को, 14 जुलाई 1789 ईस्वी को बास्तिल जो दुर्ग है, बास्तिल
जो दुर्ग में एक जेल बनी हुई है, इस जेल पर आक्रमण किया, अर्थात क्रांतिकारियों ने बास्तिल दुर्ग पर आक्रमण किया और बास्तिल दुर्ग में जो जेल बनी हुई है उसको तोड़कर और वहां से बंदियों को मुक्त करा दिया, वहां से बंदियों को मुक्त करा दिया। पेरिस में 11,000 महिलाओं ने मोर्चा संभाला और महिलाओं ने क्या किया कि क्रांतिकारियों का साथ दिया। सैनिकों ने इन पर गोली चलाने से मना कर दिया और सैनिकों ने भी क्रांतिकारियों का साथ दिया। तो इस प्रकार से छात्रों, जो 12 जुलाई 1789 को केमेली डिमोला नाम का जो वकील है, इसने उग्र भाषण दिया और इसके भाषण से पब्लिक भड़क गई, शस्त्रागार लूट लिए, सरकारी जो कार्यालय थे उन पे कब्जा कर लिया गया। उसके बाद में बास्तिल के दुर्ग पर 14 जुलाई 1789 पर आक्रमण किया और यहाँ जेल तोड़कर, बास्तिल की जो जेल थी उस जेल को तोड़कर और कैदियों को मुक्त कराया। कैदी भी क्रांतिकारियों के साथ हो गए। पेरिस में 11,000 जो महिलाएं थी, महिलाओं ने क्रांतिकारियों का साथ दिया, उग्र जुलूस निकाले इन्होंने। सेना ने क्रांतिकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया और सेना ने भी क्रांतिकारियों का साथ दिया। तो इस प्रकार से छात्रों, ये क्रांति जो उग्र हो गई, उग्र होने के बाद में जो 6 अक्टूबर 1789 ईस्वी को लुई 16वां तथा उसके परिवार को पेरिस लाया गया। लुई 16वां जो फ्रांस का राजा है, उन्हें वर्साई के महलों से निकालकर कहाँ लाया गया? पेरिस। इन्हें लुई 16वें को कहाँ लाए? पेरिस। ये लुई 16वां कहाँ निवास करता था छात्रों? वर्साई में। वर्साई के जो महल है वहां पर निवास करता है। वर्साई से निकालकर इसे पेरिस लाया गया तथा इसके जो परिवार के लोग थे उन्हें भी साथ में लाया गया। फ्रांस की जो शासन व्यवस्था थी वो तृतीय सदन अर्थात जो नेशनल असेंबली थी उसके हाथ में आ गई। जो तृतीय असेंबली ने अपने आप को सरकार घोषित किया था, उस तृतीय जो सदन था अर्थात नेशनल असेंबली कौन सदन की थी? तृतीय सदन की थी। तो ये तृतीय सदन के हाथ में क्या आ गई? फ्रांस की सत्ता आ गई। फ्रांस जो लुई 16वें को पेरिस लाया गया तथा सामंत व्यवस्था का अंत कर दिया गया। सामंत व्यवस्था का अंत किया गया। नागरिक अधिकारों की घोषणा, प्रशासन का पुनर्गठन, चर्च का वर्चस्व समाप्त। तो इस प्रकार से छात्रों यहाँ क्या हुआ कि 6 अक्टूबर 1789 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने लुई 16वें को वर्साई के महलों से कहाँ लेके आए? वर्साई के महल से ये पेरिस में लेके आए तथा पेरिस में लेके आए और इन्होंने क्या किया? जो अब शासन सत्ता किसके हाथ में आ गई थी? नेशनल असेंबली, जो कि तृतीय सदन द्वारा बनाई गई एक सरकार थी। तृतीय सदन की जो नेशनल असेंबली उसके हाथ में सत्ता आ चुकी है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई है अर्थात नागरिक अधिकारों की घोषणा की गई है। प्रशासन का पुनर्गठन करने की घोषणा की गई है। चर्च के वर्चस्व को समाप्त कर दिया गया है। चर्च जो पादरी वर्ग के लोग थे उनकी जमीनें जब्त कर ली है, उनकी जमीनें छीन ली गई है। सामंतवादी व्यवस्था है इसका अंत कर दिया गया है। सामंतों की हत्याएं कर दी गई है। कुछ सामंतों ने फ्रांस को छोड़ दिया और अमेरिका भाग गए, कुछ यूरोपियन देशों में भाग गए। सामंतों की महलों पर अधिकार कर लिया, सामंतों की जो जमीनों पर अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार से जो क्रांति थी छात्रों, क्रांति का जो भयंकर परिणाम निकला। तो छात्रों इस प्रकार से क्रांति थी। क्रांति 1789 ईस्वी में ये क्रांति का प्रथम चरण था। इस प्रथम चरण में ये क्रांति जो इस प्रकार से ये
इस प्रकार से समाप्त हुई, परंतु अभी समूल रूप से समाप्त नहीं है। अभी इस समय फ्रांस का जो राजा है लुई 16वां, इसका प्रशासन ये इसे मृत्युदंड की सजा दी जाएगी। तो इस प्रकार से क्या है कि यहाँ पर देखिए छात्रों की 6 अक्टूबर 1789 ईस्वी को लुई 16वां जो कि जिसे पेरिस लाया गया और नेशनल असेंबली के हाथ में शासन सत्ता आ गई तथा सामंतवादी व्यवस्था का अंत किया गया, नागरिक अधिकार की घोषणा, प्रशासन का पुनर्गठन किया गया, चर्च के वर्चस्व को समाप्त किया गया। तो इस प्रकार से छात्रों ये जो क्रांति है, ये क्रांति इस प्रकार से इस क्रांति ने भयंकर रूप धारण किया।